हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देख लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो इस साल एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह हर साल ये टॉपिक पेपर में रखे हुए मिलते हैं, तो कोई भी टॉपिक मिस मत करना। यूनिट फर्स्ट है मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, एंड पेपर का नाम तो आपको याद आई, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूं और देख लेते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्ड। आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले। हाइड्रोजन बॉन्ड शॉर्ट क्वेश्चन पक्का, फजांस लो लॉन्ग क्वेश्चन पक्का, वंडरवाल फोर्स लॉन्ग क्वेश्चन पक्का, और चौथा नंबर है फॉर्मल चार्ज लॉन्ग एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का। एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आज इसी लेक्चर से कवर करने वाले हैं। ठीक है, चारों टॉपिक इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट फुल एंड फाइनल, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा पकड़ने वाले हैं हम, जल्दी बताओ बेटा फास्टली। सबसे पहला टॉपिक पकड़ने वाले हैं आज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड मत छोड़ना यार, पेपर में आता है, पेपर में आता है, बिल्कुल मत छोड़ना। चलिए तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि वह आकर्षण बल जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। अरे हाय क्या डेफिनेशन बताइए सर आपने, इतनी सिंपल डेफिनेशन। बस आज इसी लैंग्वेज में और इन्हीं नोट्स में कवर करने वाले हैं चारों के चारों टॉपिक। और अगर किसी को पीडीएफ फाइल चाहिए तो लास्ट में बता दूंगा किस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, चलिए तो वह आकर्षण बल जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। सर दिल को छू लेने वाली बात कह दी आपने। अच्छा ये बात है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। जैसे जरा ध्यान देना, देखो आपने कभी कवर करा होगा FON नाम से। FON मतलब समझते हो ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ये सारे के सारे बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट है। अगर कहीं दिख जाए, मान लो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रख दिया, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, फ्लोरीन। मान लो फ्लोरीन नहीं है तो ऑक्सीजन खींचेगा, अगर मान लो ऑक्सीजन भी नहीं है तो नाइट्रोजन खींचेगा। तो फ्लोरीन देखो, इस वाले ना अणु में जरा ध्यान देना, ये तुम देख रहे हो, ये वाला ये देख रहे हो आप, यानी कि ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के एक अणु का हाइड्रोजन एटम जो है वो दूसरे अणु के फ्लोरीन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के फ्लोरीन एटम के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता। अब इस पे जो तुम ये देख रहे हो ना, डेल प्लस डेल माइनस, कहाँ से आया ये, कहाँ से आया? क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन जो होता है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, जिस कारण साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को, इसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना सिंगल बॉन्ड में, इस सिंगल बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिस कारण फ्लोरीन एटम पर नेगेटिव हल्का नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एटम पर हल्का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, इस लाइन पे ध्यान देना। तो देखो एक अणु ये है, एक अणु ये है, एक अणु ये है, तो हाइड्रोजन एटम पे हल्का पॉजिटिव चार्ज है और फ्लोरीन एटम पर हल्का नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही इधर को हाइड्रोजन एटम पर हल्का पॉजिटिव चार्ज है और हल्का नेगेटिव चार्ज है। अब देखो ये दोनों अणु पास पास में है, तो ये देखो माइनस और प्लस, इनके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, जल्दी बताओ फास्टली। अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। जानते हो यार आप अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। ओए प्लस माइनस, हाँ समझ गए। तो बस वही वाला हिसाब है, प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनके बीच में एक बॉन्डिंग शुरू हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अगर फुल खाली हाइड्रोजन बॉन्ड पे मेरा लेक्चर देखना है ना, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाएगा, पर मैं यूनिट बाय यूनिट आज करवाने वाला हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा लाइन पे ध्यान देना। तो देखो मैंने क्या बोला कि वह आकर्षण बल जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो ये जो है ना, ये वाला ये डॉट डॉट में यही क्या है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है बेटा, यही हमारा क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझ गए चीज़ को? चलिए आगे देखते हैं। समझ गए होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से नोट्स का स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओए होए सर, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा अजीब सा लग रहा है और इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड उससे भी अजीब सा लग रहा है। और मैं अजीब सा लग रहा है तो बिल्कुल भी। तो इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो या दो से अधिक अणुओं के बीच बनता है तो उसे बोलते हैं हम इंटर
मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच बनता है। फॉर एग्जांपल देखो जरा ध्यान से, यानी कि 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसे इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है सर। तो यहाँ देखो ये जो है ना, यहीं पर जो बॉन्ड बन रहा है वो इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेकिन मैंने यहाँ पे नीचे वाटर का जो मोलेक्यूल लिया है ना, वाटर का एक मोलेक्यूल लिया है, वाटर का एक मोलेक्यूल लिया है, वाटर का एक मोलेक्यूल लिया है। तो देखो ओ मैंने ऐसे लिखा, एच मैंने ऐसे लिखा, ये वाला एच, इसे हटा दो, ये वाला एच मैंने ऐसे लिखा, ये एच ऐसे लिखा, ये वाला एच मैंने ऐसे लिखा। तो तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण साझा किए गए इलेक्ट्रॉनियम को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु पर हल्का ऋणावेश और हाइड्रोजन परमाणु पर हल्का धनावेश आ जाता है। आ गया इस टाइप से, ठीक है। अब देखो ये अणु मैंने ऐसे शो करा है। अब दूसरा एक अणु ये वाला है, एक अणु ये वाला है, एक अणु ये वाला, इनके बीच में शो कर दो। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो है ना आकर्षण बल लगेगा, जिसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलोगे। और कौन सा वाला, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान देना ये कौन सा बॉन्ड बना हमारा, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये देखो इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत शॉर्ट में लिखा है ये यार, हैंड रिटन नोट्स है, घबराओ मत, घबराओ मत। अगर मैं डायरेक्टली बोर्ड पे लिख के पढ़ाऊँ ना, तो सही बता रहा हूँ लेक्चर 5 घंटे लंबा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 लॉन्ग क्वेश्चन है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन है इस यूनिट के, समझ गए। इसलिए PDF फाइल पढ़ो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। और सब लोग समझदार हैं, BSc यानी कि 12th फर्स्ट ईयर, क्लास 11th में आप सब पढ़ के आ रखे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अजीब आधा सिलेबस आपका फर्स्ट ईयर का है, अगर किसी ने डीपली फर्स्ट ईयर करके पढ़ रखा है तब। तो ज़रा लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। तो देखो इस वाले अणु का हाइड्रोजन परमाणु और इस वाले अणु का ऑक्सीजन परमाणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है। चलिए, तो 2 या 2 से अधिक, देखो मैंने परिभाषा भी यही लिखी है, 2 या 2 से अधिक। देखो 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसे इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड समझ गए होगे, एक ही अणु के भीतर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसे इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एक ही अणु के भीतर जो बॉन्ड बनता है, सर क्या कह रहे हैं आप, अरे 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 एक मिनट बेटा, सबर रखो, सबर रखो, जरा सबर रखो। इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, किसी एक अणु के भीतर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, समझ गए। एक ही अणु के भीतर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का आपने नाम सुना होगा, सर सुना है। तो देखो ये रहा हमारा, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ये मैं कहाँ पे बना कर दिखाऊँ, कोई जगह बची, हाँ ये यहाँ पे। पहले ज़रा मैं पेंसिल का कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, दिक्कत पड़ रही है बच्चों को समझने में। मैंने ये ब्लू ले लिया है ना, ये मैंने ब्लू ले लिया। चलिए अब देखो ये है मेरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना। तो ये समूह मैंने नाइट्रो लगाया है NO2, और ये समूह मैंने OH लगाया है, ठीक है। ये इस टाइप से ध्यान देना, ये है मेरा, ये फिनॉल ये है, मैंने शो कर दिया रिंग। ये मेरे पास O है, ये मेरे पास क्या बेटा H है, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया नाइट्रो, सिंगल बॉन्ड शो कर दो O के बीच में, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारा O आ गया। अब इस पे जो है ना हल्का धनावेश होगा और ऑक्सीजन पे हल्का ऋणावेश होगा, इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और यही क्या है तुम्हारा इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब एक ही अणु के भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड समझ गए होगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं। पहला इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 या 2 से अधिक अणुओं के बीच बनता है, और एक इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक ही अणु के भीतर बनता है। ये बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है यार, इससे ईजी लैंग्वेज तो आपको कहीं मिलने वाली भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यार सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड केवल हाइड्रोजन बना सकता है, इसके अलावा किसी दूसरे एलिमेंट की बस की बात नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे। बिकॉज हाइड्रोजन का छोटा आकार होता है और ये 2 अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच बड़ी आसानी से फिट हो जाता है, और इसकी जो सामर्थ्य होती है यानी कि कम पावरफुल होता है। केमिकल बॉन्ड का लगभग, कोवैलेंट बॉन्ड का लगभग 10% पावर होती है इसके अंदर। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड एक आकर्षण बल होता है जो हाइड्रोजन द्वारा बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक आकर्षण बल होता है जो हाइड्रोजन द्वारा बनता है। हाइड्रोजन का आकार छोटा होता है जिस कारण ये 2 अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच आसानी से आ जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड दुर्बल होता है, इसकी शक्ति जो होती है वो सह संयोजक बंध की तुलना में केवल 10% होती है। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा देता हूँ मैं। अच्छा अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यौगिकों पर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है। डालो हेडिंग पर, शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग कभी नहीं पूछता आपसे। ये शर्त है मेरी, गारंटी है, लिख के ले लो। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आगा पेपर में वो यही हाइड्रोजन बॉन्ड फंसेगा आपका,
इस साल। ठीक है, तो शॉर्ट में मैंने लिखवाया, लॉन्ग मैंने नहीं करवाया। लॉन्ग अगर पूछेगा तो आपको इसकी यानी कि यौगिकों पर भौतिक यानी कि यौगिकों पर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि यौगिकों पर हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रभाव सबसे पहला होता है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो बेटा, ये मैंने लिखा, अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो वो पहला नंबर द्रव होता है। ठीक है सर। दूसरा नंबर क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है, क्वथनांक अधिक होता है। और तीसरा नंबर जल में विलय होता है। जल में विलय यानी कि विलयता बोल देते हैं इसको हेटिंग में, जल में विलय होता है। बस ये 3 पॉइंट पे ध्यान देना। ठीक है, पहला नंबर लिखना द्रव, उसके बारे में लिख देना कि यार H2O द्रव होता है, H2S क्या होती है, गैस होती है। अब H2O द्रव क्यों होता है, क्योंकि H2O के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिस कारण ये द्रव होता है, और H2S के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, जिस कारण ये गैस होती है। क्वथनांक क्या गया बेटा, क्वथनांक, तो H2O का क्वथनांक ज़्यादा होता है, H2S का क्वथनांक कम होता है। क्यों, क्योंकि H2O के अणुओं के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और H2S के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। ऐसे जल में विलय, तो जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जल में विलय होते हैं, और जिन यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता वो जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, तो बहुत से ये 3 पॉइंट आप दे सकते हो। ठीक है, मर्जी है आपकी, वरना कोई दिक्कत ना है। फिलहाल मैंने लिखवा दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड अगर कहीं पाया जाता तो वो द्रव होता है, वो यौगिक द्रव होता है, क्वथनांक ज़्यादा होता है, और जल में क्या होता है, वो विलय होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हटाओ इस चीज़ को, अब हटा दो इस चीज़ को बिल्कुल अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं वंडर वाल फोर्स, इनके फजांस नियम। वेरी इंपॉर्टेंट है। फजांस नियम हर साल पेपर में रखा हुआ मिलता है और बड़ा सिंपल होता है। देखो, सन 1924 में फजान ने बताया कि जब 2 विपरीत आवेशित आयन पास पास आते हैं तो जो धनायन होता है ना, ये वाला धनायन, वो ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और नाभिक को दूर हटाता है। ठीक है, जिस कारण ऋण आयन का आकार बदल जाता है। इस घटना को हम ध्रुवण कहते हैं। इसी तरह ऋण आयन भी धनायन को ध्रुवित करता है, परंतु ये इफेक्ट नगण्य होता है क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है। और यही मैंने इस चीज़ में लिखा है, स्क्रीनशॉट लो पहले बढ़िया करके। देखो, सन 1924 में फजान ने बताया कि 2 विपरीत आवेशित आयन पास पास आते हैं, यानी कि जब 2 विपरीत आवेशित आयन पास पास आते हैं तो धनायन जो होता है वो ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है और नाभिक को दूर हटाता है, जिस कारण ऋण आयन का आकार बदल जाता है। इस घटना को, इसे हटा दो, यहाँ पे लिखना है, इस घटना को क्या बोलते हैं हम, ध्रुवण कहते हैं, या फिर लिख दो जिस कारण इसे ध्रुवण कहते हैं, ऐसे लिख दियो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार ऋण आयन भी धनायन को ध्रुवित करता है, परंतु ये प्रभाव नगण्य होता है क्योंकि धनायन का आकार कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, जिस कारण धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच, देखो धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच साझा होने लगता है और अणु में सहसंयोजक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, बहुत सिंपल सी भाषा है, स्क्रीनशॉट मारो, देखो ये हैगा। ठीक है, जिस कारण धनायन और इलेक्ट्रॉनों के बीच साझा होने लगता है और अणु में सहसंयोजक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ये देखो, जिस कारण धनायन और इलेक्ट्रॉनों के बीच साझा होने लगता है और अणु में सहसंयोजक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो सन 1924 में फजान ने बताया कि जब 2 विपरीत आवेशित आयन पास पास आते हैं तो धनायन जो होता है वो ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और नाभिक को दूर हटाता है, जिस कारण ऋण आयन का आकार बदल जाता है। इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। इसी प्रकार ऋण आयन भी धनायन को ध्रुवित करता है, परंतु धनायन का आकार बहुत छोटा होता है, अतः धनायन और ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों के बीच साझा होने लगता है और अणु में सहसंयोजक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, बस सिंपल सी भाषा, आराम से स्क्रीनशॉट लो, लिख लो, क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है ये तो बता दो, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। देखो, धनायन और ऋणायन का ध्रुवण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। धनायन और ऋणायनों का ध्रुवण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। एक बात जरा ध्यान से पल्ले दिमाग में डाल लो कि आवेश बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा, आवेश कम होगा तो आकर्षण बल भी कैसा होगा, कम होगा। ये बात दिमाग में डाल लो क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए आगे बढ़ा देता हूँ भाई मैं। तो जरा तो देखो, पहला नंबर देखो, लार्ज चार्ज ऑफ आयंस, लार्ज चार्ज ऑफ आयंस, ओहो क्या बात है सर, लार्ज चार्ज ऑफ आयंस, ओहो, यानी कि धनायन या ऋणायन पर ज़्यादा आवेश होगा तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जितना आवेश बढ़ाओगे आकर्षण बल उतना ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि जो सहसंयोजक गुण हैं वो उतने ज़्यादा उत्पन्न होंगे। देखो मैंने यही लिखा होगा, आयनों पर अधिक आवेश होने पर उनके बीच आकर्षण बल बढ़ता है, जिस कारण सहसंयोजक बंध में अधिक परिवर्तन होता है और अधिक ध्रुवता उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर है तुम्हारे पास धनायन का छोटा आकार।
छोटा धनायन ऋण आयन को आसानी से ध्रुवित करता है। छोटा धनायन, अरे यार ये छोटा धनायन है, ठीक है, और ये हमारा ऋण आयन है। तो छोटा धनायन जो होता है वो ऋण आयन को आसानी से ध्रुवित करता है, ठीक है। छोटा धनायन ऋण आयन को आसानी से क्या करता है, ध्रुवित करता है, क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है, ठीक है। ओके ओके, अब एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो जरा ध्यान से, ऋण आयन का बड़ा आकार। बड़े ऋण आयन आसानी से ध्रुवित होते हैं। बड़े ऋण आयन जो होते हैं ना वो आसानी या शीघ्रता से ध्रुवित होते हैं, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन आसानी से आकर्षित होता है। यार सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या रहा, ये है प्लस नाभिक है, और ये क्या है हमारा, ये सब क्या है हमारे, ये वाले ये सब हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, धनायन है। अब धनायन आगा और इसके इलेक्ट्रॉनों को बड़ी आसानी से, देखो ये धनायन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो धनायन और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। जितना आकार बड़ा होगा ना, जितना आकार बड़ा होगा आकर्षण बल उतना कम हो जाएगा, ठीक है। अब जब आकर्षण बल उतना कम हो जाएगा तो जो ये धनायन बाहर बैठा ना, ये बड़ी आसानी से इन इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा और अणु में जो होगी ध्रुवता उत्पन्न हो जाएगी। समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। ये वो छोटा सा पॉइंट है जिसको आपने बड़ी आसानी से कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो छोटा धनायन ऋण आयन को शीघ्रता से ध्रुवित करता है, क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है, ठीक है। और जो ऋण आयन का बड़ा आकार है, बड़े ऋण आयन आसानी से ध्रुवित होते हैं, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से आकर्षित होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ यौगिक लिए हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन की रेडियस सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की रेडियाई सबसे कम होती है। तो कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड। त्रिज्या ज़रा चेक कर लो एक बार, त्रिज्या एक बार चेक कर लो। किस चीज़ की त्रिज्या चेक करें सर, जल्दी बताओ फास्टली, किस चीज़ की त्रिज्या चेक करें? तो यार त्रिज्या चेक करनी है तो देखो फ्लोरीन है हमारा, ये फ्लोरीन दिखाई दे रही है आपको? जी सर, फ्लोरीन जरा ध्यान से देखो बेटा, फ्लोरीन पे फोकस करो, ठीक से फ्लोरीन पे फोकस करो। ओके ओके, देखो कैल्शियम फ्लोराइड है हमारा, इसकी त्रिज्या है 1.36 एंगस्ट्रॉम। फिर त्रिज्या लगातार बढ़ती जा रही है, 1.81 एंगस्ट्रॉम, 1.95 एंगस्ट्रॉम, 2.16 एंगस्ट्रॉम। और गलनांक देखो 1392 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा है, 772 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा है, 730 डिग्री सेल्सियस और उससे कम हो गया, कम मतलब घटता जा रहा, 575 डिग्री सेल्सियस और घट गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो कैल्शियम फ्लोराइड का 1392 डिग्री सेल्सियस, उससे कम किसका 772 डिग्री सेल्सियस, उससे कम 730 डिग्री सेल्सियस, उससे कम 575 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब समझ में आया, जितना बड़ा ऋण आयन होगा उसमें सहसंयोजक गुण उतने ज़्यादा उत्पन्न होंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैल्शियम आयोडाइड का गलनांक, फोकस करो ठीक से, कैल्शियम आयोडाइड का गलनांक सबसे कम है। देखो कैल्शियम आयोडाइड का गलनांक सबसे कम है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये सबसे अधिक ध्रुवीय और सहसंयोजक है, ठीक है, क्योंकि बड़े ऋण आयन जो होते हैं वो आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा सहसंयोजक गुण वाला और ध्रुवीय जो है यही कंपाउंड है हमारा, क्योंकि कैल्शियम आयोडाइड की कई जो ऋण आयन की त्रिज्या वो सबसे अधिक है, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो बढ़िया करके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो ये हमें पढ़ना नहीं है, ये हमें पढ़ना नहीं है, इसको हटा दो, बिल्कुल एक धोरे से काट दो इसको। अब आ गया वैन डर वाल फोर्सेस, जो कि सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इन सारे ये तो मैंने खाली एक बेसिकली बता रहा हूँ, और अगर डीपली पढ़ना है आपको तो वैन डर वाल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज, इन सब का जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अलग अलग लेक्चर है, वहाँ जाके आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। ओके चलिए, तो ये जो वैन डर वाल फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दिखाई दे रहे हैं, हाँ मैं दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। देखो वैन डर वाल फोर्सेस इंग्लिश में लिख लो इसको, वैन डर वाल फोर्सेस, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1873 में वैन डर वाल ने बताया, क्या बताया, 1873 में वैन डर वाल ने बताया कि अध्रुवीय अणु में भी हल्का आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है। देखो 1873 में वैन डर वाल ने बताया कि अध्रुवीय अणु में हल्का आकर्षण बल उपस्थित होता है। ये बल रासायनिक बल से कैसा होता है, दुर्बल होता है। इसे इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और ये बल जो होता है बहुत कम समय के लिए लगता है, ठीक है। यह सभी प्रकार के परमाणुओं, अणुओं या आयनों के बीच लगता है जब ये पास पास स्थित होते हैं। तो इसकी एक परिभाषा और भी आती है, जब दो अणु, परमाणु या आयन पास पास स्थित होते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, एक बल लगता है, जिसे हम वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। इसे इंटरमोलेकुलर बॉन्ड भी बोलते हैं या फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। इंटरमोलेकुलर बॉन्ड, इंटरमोले मतलब अंतरा अणुक,
अंतराणुक बल, ये भी बोलते हैं इसको हम, अंतराणुक बल, कोई दिक्कत नहीं है। 1873 में वंडर वाल ने बताया कि अध्रुवीय अणु में भी, ठीक है, हल्का आकर्षण बल उपस्थित होता है। ये बल जो होता है रासायनिक बल से दुर्बल होता है, ठीक है। इसे इंटर मोलिकुलर फोर्स कहते हैं। ये बल जो होता है कम समय के लिए लगता है। ये बल सभी प्रकार के परमाणु अणुओं या आयनों के बीच लगता है जब वो एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, वंडर वाल फोर्स के प्रकार वैसे तो 3 या 4 प्रकार का होता है, तो मैंने 3 प्रकार का लिया है। एक डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस इंटरेक्शन और इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये 3 प्रकार का मैंने लिया। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल इंटरेक्शन। लिख लो इंग्लिश में हेडिंग, डाइपोल इंटरेक्शन लिख लिया, या हिंदी में बोलते हैं इसको द्विध्रुव बल या द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, ये भी बोला जाता है इसको, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे लिख लो। देखो जरा ध्यान से, देखो यह बल जो डाइपोल इंटरेक्शन होता है, यह बल केवल, ठीक है, ध्रुवीय अणुओं के बीच लगता है। ध्रुवीय अणु, अब ध्रुवीय अणु कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा H2O हो गया, यानी कि आसमान परमाणुओं से मिलकर बने अणु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय अणु कहते हैं, ठीक है। जैसे H2O, NH3 हो गया हमारा, ठीक है, HBr हो गया हमारा, HCl हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे ध्रुवीय अणु होते हैं। यानी कि जो आसमान परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं वो सब कौन से होते हैं? हमारे ध्रुवीय होते हैं, ठीक है। एम राइट? ओके सर, राइट। चलिए, तो देखो डाइपोल इंटरेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, ये जो इंटरेक्शन होता है, यानी कि ये जो फोर्स होता है वो ध्रुवीय अणुओं के बीच लगता है, हमेशा ध्रुवीय अणुओं के बीच पाया जाता है या ध्रुवीय अणुओं के बीच बनता है। तो इसमें लिखा हुआ है ये बल ध्रुवीय अणु जैसे HCl, NH3, H2O आदि के बीच बनता है। ध्रुवीय अणु के धनावेश और ऋणावेश, क्योंकि ध्रुवीय अणु में ये होता है ऐसा करके, एक प्लस होगा तो एक क्या होगा हमारा? माइनस होगा, ठीक है। तो ध्रुवीय अणु के धनावेश तथा ऋणावेश के 2 केंद्र होते हैं। इसका केंद्र अलग होगा, इसका केंद्र अलग होगा, जिस कारण इनमें जो होता है ना स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। और डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ रखा है 12th क्लास में, ठीक है, यानी कि पढ़ा भी होगा, पहले भी पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बल जो होता है वो ध्रुवीय अणु जैसे NH3, HCl आदि के बीच लगता है, ठीक है। धनावेश और ऋणावेश के 2 केंद्र होते हैं, जिस कारण इनमें क्या होता है? स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अतः इसको आप ऐसे शो कर सकते हो। देखो ये वाला डायग्राम देख लो एक अच्छा सा, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये, ठीक है। तो ये एक द्विध्रुव मैंने ये बनाया, ये माइनस है प्लस है, फिर एक द्विध्रुव मैंने ये बनाया, ये माइनस है प्लस है। अब इस प्लस और माइनस के बीच में एक बल लगेगा जिसको आप बोलोगे वंडर वाल बल, ठीक है, समझ गए? वंडर वाल फोर्सेस, यानी कि इस प्लस और माइनस के बीच में भी हल्का बल होता है जिसको आप क्या बोलते हो? वंडर वाल फोर्सेस कहते हो। चलिए इसको मैं हटाता हूँ, डायग्राम बना लो बढ़िया करके, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो यह है डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल फोर्सेस। दूसरा आ गया हमारा, देखो ध्यान से, हिंदी में लिखा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, इंग्लिश में कहते हैं इसको डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये जो होता है ना डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, तो ये इंटरेक्शन ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के बीच पाया जाता है, ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के बीच पाया जाता है। जो ध्रुवीय अणु का धनावेशित सिरा होता है वो अध्रुवीय अणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और नाभिक को दूर हटा देता है, जिस कारण अध्रुवीय अणु में भी ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। यही मैंने लिखवाया, देखो यह इंटरेक्शन ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु में पाया जाता है। ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु के समीप आता है तो ध्रुवीय अणु का धनावेशित सिरा अध्रुवीय अणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिस कारण अध्रुवीय अणु में भी ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। बहुत सिंपल सी भाषा है। अब इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये आ गया हमारा डायग्राम। अब देखो ये परमानेंट डाइपोल आप देख रहे हो, ये है हमारा परमानेंट डाइपोल, दिखाई दे रहा है? परमानेंट डाइपोल सही दिखाई दे रहा। ये तो हमारा ध्रुवीय अणु है और ये है अध्रुवीय अणु, जिसको बोलेंगे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु के पास आता है तो ध्रुवीय अणु का जो धनावेशित सिरा होता है वो अध्रुवीय अणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और नाभिक को दूर हटाता है, जिस कारण अध्रुवीय अणु में भी ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। हो गई, देखो ये हो गई, ये है। तो देखो परमानेंट डाइपोल ये नॉन पोलर है, इसके पास आया और धनावेशित सिरे ने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लिया और इसमें भी ध्रुवता उत्पन्न हो गई, तो इसको बोला गया इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। क्या बोला गया? इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। अब एक तीसरा नंबर और आता है इसका, वंडर वाल फोर्स का एक तीसरा नंबर आता है और वो होता है तुम्हारे पास, ध्यान देना है, यानी कि तीसरा नंबर है हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन।
इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। असल में क्या होता है कि इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है वो केवल आध्रुवीय अणुओं के बीच पाया जाता है, वो केवल आध्रुवीय अणुओं के बीच पाया जाता है। किसके बीच पाया जाता है? ओनली आध्रुवीय अणुओं के बीच। जैसे N2Cl2, आध्रुवीय अणु किसे कहते हो? यानी कि आध्रुवीय अणु जो होते हैं वो समान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। जैसे N2 हो गया हमारा, Cl2 हो गया हमारा O2 हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? आध्रुवीय अणु होते हैं। समान परमाणु से मिलकर बने अणु को हम आध्रुवीय अणु कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तुम समझ गए, ये तुम समझ गए। तो देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि देखो यह इंटरेक्शन आध्रुवीय अणु जैसे H2, N2, O2 आदि तथा गैसीय अणुओं में पाया जाता है। ठीक है, आध्रुवीय अणु में आंशिक रूप से ध्रुवता उत्पन्न होने के कारण वंडर वाल फोर्स उत्पन्न होता है। अब तुम्हें पता है किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वो कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, जिस कारण अणु में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। देखो मैंने यही लाइन लिखी है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वितरित रहते हैं अर्थात चक्कर लगाते रहते हैं। किसी समय पर किसी हिस्से में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है ना, और अणु में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, और ये अणु पास वाले अणु को भी ध्रुवित कर देता है। अरे यार, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। किसी भी समय किसी हिस्से में इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं और अणु में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो कितने प्रकार का हो गया वंडर वाल फोर्स? 3 प्रकार का हो गया। एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और तीसरा हो गया तुम्हारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन। ठीक है, तो 3 प्रकार का इंटरेक्शन हो गया। तो ये वंडर वाल फोर्सेस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस ईयर बिकॉज क्यों? क्योंकि यार ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में इस साल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा देते हैं। चाहे आप MJPRU के हों या गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद वाले हों। ठीक है, घबराओ मत, मैं भी मुरादाबाद के आसपास का रहने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हैगा देखो हमारा ये रहा नॉन पोलर। ठीक है, प्लस है और चारों तरफ क्या है? माइनस है। तो क्या होगा कि जो ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखो इलेक्ट्रॉन किसी भी एक हिस्से में क्या होगा? इकट्ठे हो गए और इसमें ध्रुवता उत्पन्न हो गई। तो प्लस ये आ गया, माइनस ये, तो ये हो गया तुम्हारे पास। देखो नॉन पोलर ये है अध्रुवीय अणु, और ये जो है ना हमारा ये है डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के कारण जो डाइपोल बना, और ये है इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ा दो सर, डरो मत, आगे बढ़ाओ। देखो वंडर वाल फोर्सेस को प्रभावित करने वाले कारक। ताप बढ़ाने पर वंडर वाल फोर्सेस हमेशा क्या होता है? घटता है, क्योंकि क्रांतिक ताप के ऊपर, ठीक है, क्रांतिक ताप के ऊपर वंडर वाल बल दुर्बल होते हैं। ठीक है, दाब बढ़ाने पर वंडर वाल बल बढ़ता है, क्योंकि क्रांतिक ताप के ऊपर वंडर वाल बल प्रबल होते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर भी क्या होता है? वंडर वाल फोर्स बढ़ता है। ठीक है, ध्यान देना, तो 3 चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है वंडर वाल फोर्स पर। पहला इफेक्ट पड़ता है ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाओ वंडर वाल बल घटाओ। दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाओ वंडर वाल बल बढ़ाओ। और इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव, इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ वंडर वाल बल बढ़ाओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। अच्छा, लास्ट रह गया हमारा टॉपिक फॉर्मल चार्ज। तो ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है, स्क्रीनशॉट लेते रहो, इसी से काम हो जाएगा। अच्छे से याद करो, समझो, और डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक डाल दिए हैं, अलग अलग टॉपिक बाई टॉपिक उससे पढ़ सकते हो। जैसे वंडर वाल फोर्स पढ़ना है अलग से तो पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में डीपली करके पढ़ाया। ठीक है, अच्छा फॉर्मल चार्ज को उदाहरण सही समझाइए। फॉर्मल चार्ज, ओए होए, यह तो हर साल आता है। फॉर्मल चार्ज को हमेशा हम ब्रेक यानी कि घेरे में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा के शो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज को हमेशा घेरे में प्लस या माइनस चिन्ह लगा के शो किया जाता है। और फॉर्मल चार्ज जो होता है ना, वो बॉन्डेड एटम पर, ध्यान देना, बॉन्डेड एटम पर, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बॉन्डेड एटम मतलब होता है, हाँ, बॉन्डेड किसी अणु के प्रत्येक परमाणु पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दर्शाने की क्या होती है? एक विधि होती है। देखो मैंने यही लिखा होगा, फॉर्मल चार्ज किसी अणु के प्रत्येक परमाणु पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दर्शाने की क्या है? विधि है। ठीक है, यानी कि बॉन्डेड एटम पर उपस्थित एक्सिस चार्ज को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज कहते हैं। बॉन्डेड एटम पर उपस्थित एक्सिस चार्ज को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें जो है ना ध्यान देना, इसमें इस चीज़ को शो नहीं किया गया। एक लाइन तुम इसमें मेरे पास से लिखो, यहाँ एक लाइन लिखनी है आपको यहाँ पर कि फॉर्मल चार्ज को, ध्यान देना बेटा, फॉर्मल चार्ज को लिखो। फॉर्मल चार्ज को ये जो घेरे में या से दर्शाया जाता है, से दर्शाया जाता है। ठीक है बेटा, से दर्शाया जाता है, ये रह गया हमारा, से दर्शाया जाता है। राइट,
शो करो ऐसा करके इस चीज़ को, यानी कि फॉर्मल चार्ज को प्लस या माइनस से दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए शो करो जल्दी फटाफट तेजी से करो तो यार, घबराओ मत, डरो मत, तुम तो अभी से घबरा रहे हो। ठीक है, तो यार किसी अणु के प्रत्येक परमाणु पर, जैसे O3 है, O3 हमारा अणु हो गया, तो O, ठीक है, हो गया ऑक्सीजन ये वाला। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दो, इस पर प्लस डाल दो, इस पर क्या कर दोगे आप, माइनस डाल दो। तो किसी अणु के प्रत्येक परमाणु पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दर्शाने की विधि होती है, अर्थात आप डेफिनेशन दे सकते हो, बॉन्डेड एटम पर उपस्थित एक्सिस चार्ज को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। इसे प्लस या माइनस से दर्शाते हैं, वो भी घेरे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा देते हैं। तो वो सिंपल सी परिभाषा है और एग्जाम पेपर में आता भी है, और मेरे ख्याल से पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्टली फॉर्मल चार्ज का। ठीक है, ये आगा इस साल पक्का फंसेगा पेपर में। अब देखो, किसी मॉलिक्यूल के एटम पर फॉर्मल चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये लिखा है मैंने, किसी मॉलिक्यूल के प्रत्येक एटम पर फॉर्मल चार्ज निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। फॉर्मल चार्ज देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस के हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस के हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और माइनस के 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो एग्जाम्पल, पहले फॉर्मूला समझ लो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस के हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि यार ये लोन पेयर क्या होता है। तो जैसे हमारा अमोनिया है ना, अमोनिया की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अमोनिया की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 हो गया, 2,5 हो गया। ठीक है, 1 मिनट मेरे दोस्तों, 1 मिनट मेरे दोस्तों, 1 मिनट मेरे दोस्तों। जैसे मैंने अमोनिया लिया तो अमोनिया का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 7, 2,5। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 3 बॉन्ड बनागा हाइड्रोजन के साथ। मान लो अमोनिया है तो अमोनिया ने 3 बॉन्ड बना लिए, लेकिन अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होगा, ये रह गए। तो ये लोन पेयर हो गया हमारा। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यही क्या है, हमारा लोन पेयर होता है। ये फ्री होते हैं, ये इधर उधर टक्करें मारते रहते हैं ना, कोई काम नहीं होता। ठीक है, ये इस तरह का शो होता है। तो ये लोन पेयर हो गया। बाकी हमारे जो बॉन्ड में होते हैं वो बॉन्ड पेयर हो गए और बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। चलिए देखते हैं, देखो बेटा जरा ध्यान से। जैसे CH4 है हमारा, मैथेन के कार्बन एटम पर फॉर्मल चार्ज ज्ञात कीजिए। कार्बन एटम पर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना। मैथेन के कार्बन एटम पर आपको क्या करना है, फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है। तो मैथेन के कार्बन एटम पर फॉर्मल चार्ज अगर आपको फाइंड करना है ना, तो देखो ध्यान से, ये है फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस का हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2,4 4 होते हैं बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 आ गया हमारा। ओके, अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कहीं लोन पेयर दिखाई दे रहा है कार्बन पे, नहीं है, तो 0 हो गए, 1/2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं चेक करो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड में 4 होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 6 होते हैं। तो फिलहाल अभी 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट हैं, ये वाले। ठीक है, इस टाइप से गुणा कर दो, तो 4 - 0 1/2। चलिए मैं आगे बढ़ा देता हूँ इसी चीज़ को, हटाओ जरा इन चीज़ों को सबको। ये आ गए हम, देखो 4 - 0 1/2 गुणा 8 हो गया हमारा। 2 से 8 काटोगे 4 आ जाएगा, 4 में 4 काटोगे कितना बचेगा, 0। यानी कार्बन एटम पर चार्ज कितना है, 0 है। ठीक है, अच्छा ओके। अब तुम्हें जो है ना, देखो ये मैंने शो कर रखे हैं, आगे को आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देखो मैं तुम्हें दे रहा हूँ करने के लिए अभी, तो N2O के, ठीक है, नाइट्रोजन एटम, प्रत्येक नाइट्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज फाइंड करो, और O3 के प्रत्येक ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज फाइंड करो। एक और देता हूँ SO2 के, ठीक है, SO2 के प्रत्येक कार्बन एटम पर फॉर्मल चार्ज फाइंड करो। कोई सा भी एग्जाम पेपर में आ सकता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, आपसे पूछेगा फॉर्मल चार्ज पर टिप्पणी लिखिए या फॉर्मल चार्ज किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो बस कार्बन वाला CH4 वाला उदाहरण आपको दे देना है, या N2O वाला उदाहरण दे दो, मैंने शो कर रखा है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप इस चारों के चारों टॉपिकों को बड़ी आसानी से कवर कर सकते हो। ठीक है, पहला टॉपिक कौन सा है हमारा, पहला टॉपिक कौन सा है हमारा भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड है। पहला टॉपिक कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड है। दूसरा टॉपिक कौन सा, फजांस रूल है। तीसरा है वंडर वाल फोर्सेस, एंड चौथा है फॉर्मल चार्जेस। ठीक है, तो चारों टॉपिकों में से 2 टॉपिक कन्फर्म है, हाइड्रोजन बॉन्ड शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा और वंडर वाल फोर्सेस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पक्का फंसेगा। ठीक है, तो इन चारों टॉपिकों को अच्छे से कवर करो, अच्छे से मेहनत करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।